हेलो एवरीवन, वेलकम। सो हम लोग प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे थे जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुकी है। सिर्फ दो ही प्रिपरेशन रहती है जो कि हमारी क्लीमेंसन रिडक्शन एंड एक वॉल्फिकेशनल रिडक्शन है। वो मैं आपको नेम रिएक्शन में कवर करवाऊंगी क्योंकि उसमें बहुत कुछ है एक्स्ट्रा जो इस चैप्टर के अलावा भी बताना मुझे, तो वो हम नेम रिएक्शन में कवर करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड आता है वैसे तो, बट फिर भी हम सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहले हमें इसकी स्टेट पूछते हैं आपसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो किस टाइप की स्टेट आपको वो बतानी होती है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, C1 से C4, मतलब C1 C2 C3 एंड C4 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आते हैं। तो जो उसकी स्टेट होती है वो क्या होती है, गैसियस होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारा C5 से C17 तक हमारी होती है लिक्विड, एंड C17 से जितने भी हमारे कार्बन है वो क्या होती है हमारी सॉलिड। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसका क्या है, हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है जो कार्बन का, इसका कम है। देखो, एक कार्बन है तो हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, एक ही का होगा। तो इसमें क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूलर मास कम होता है और मॉलिक्यूलर मास लो है, तो इसलिए वो क्या होते हैं हमारे गैसियस होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है, एक एक्सेप्शन है जो कि वो है हमारा नियोपेंटेन का, क्योंकि जो नियोपेंटेन होता है हमारा वो क्या होती है, हमारी गैस होती है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है जो कि आपको याद रखना है। स्टेट हो गया हमारा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब किस में डिजोल्व होगा और किस में नहीं होगा। सॉल्युबिलिटी में आपने एक रूल बहुत पढ़ा होगा क्लास में कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो इसमें भी वही रूल लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा एल्कीन है, एल्कीन कैसा होता है, किस नेचर का होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, अगर ये खुद नॉन पोलर है तो किसी से डिजोल्व होगा, जो और भी जो जितने भी हैं वो नॉन पोलर होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि जैसे नॉन पोलर का हम एग्जांपल लेते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, मतलब एग्जांपल कौन कौन से आगे हमारे बेंजीन आ गया, CCl4 आ गया, ईथर आ गया। तो इस टाइप के जो सॉल्वेंट्स होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गए, तो जो मैं एल्कीन होगा इसमें क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि इसका भी नॉन पोलर नेचर है और इसका भी नॉन पोलर नेचर है। तो हमने पढ़ा लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो जिन दोनों का नेचर सेम होगा वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, बट इन द केस मैं आपको बोलती हूँ कि हमारे पास है पोलर सॉल्वेंट इन द एग्जाम्पल H2 है, तो ये इसमें एल्कीन है जो पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, ये तो सिर्फ जो सिंपल सी बात थी। ठीक है, अब जो मेन बात आती है वो देखो, सबसे मस्त बात है इसकी रिएक्टिविटी। ये मैंने तब आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया था एल्केन्स का, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ। देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि जो हमारे एल्केन्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पैराफेज बोलते हैं। वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, और इसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि उसकी क्या है, जो एफिनिटी है वो क्या है, लेस है, मतलब रिएक्टिविटी क्या है, लेस है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था, तो इसका रीज़न नहीं बताया था मैंने, वो रीज़न मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसको ब्रेक करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया तो अभी किसी से रिएक्ट होने में टाइम लगाएंगे, तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी, लेकिन इसकी लो हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए अगर हम इनको ब्रेक करना चाहेंगे तो ये बहुत स्लो रिएक्ट करेंगे किसी भी चीज़ के साथ। ठीक है, तो ये था इसका किसका केस, रिएक्टिविटी का केस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, हमारी डेंसिटी की। तो डेंसिटी के केस में क्या होता है, देखो हमें पता है कि जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर मास है जो हमारा इंक्रीज करता है तो हमारी डेंसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इससे पता चलेगा, जैसे मान लो मैंने आपको लिखा CH4 यहाँ पे, आपने लिखा C2H5 है। अब आपको पता है कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ये क्या है, हमारा ज़्यादा है। अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो आपको पता है इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, हमारी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसका केस था हमारा, अगर आपको इनमें कंपेयर करना हो, मतलब एल्केन्स में कंपेयर करना हो। बट अगर आपको वाटर के साथ कंपेयर करना हो तो एक बात याद रखना कि जो वाटर की डेंसिटी होती है ना, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है हमारी, वो कितनी होती है हमारी वाटर डेंसिटी कितनी है, 1.0 ग्राम पर ml होती है। ठीक है, इतनी होती है। लेकिन जो इनकी डेंसिटी होती है ना, एल्केन्स की जो डेंसिटी होती है वो कहाँ तक होती है, अप टू 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उनकी एल्केन्स की जो डेंसिटी होती है वो इतनी होती है। तो ये डेंसिटी है जो इनकी एल्केन्स की, इससे तो कम हो गई। अगर इससे कम होगी तो क्या हो गया, लाइटर हो गई। तो इसलिए हमने बोला जो हमारे एल्केन्स हैं वो वाटर से क्या होते हैं, लाइटर होते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि हमारे जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें एल्केन भी आ गए, एल्काइन भी आ गए, एल्कीन्स भी आ गए, वो सभी क्या होते हैं, लाइट होते हैं, आर लाइटर देन
वाटर, क्योंकि जो उनकी डेंसिटी है वो क्या है हमारी कम है, इसलिए वो क्या है वाटर से लाइट है। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है मेल्टिंग पॉइंट का। देखो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपने आपको बोला मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, ये भी बहुत सिंपल सही है कि जो हमारे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है हमारे पास उसका ज़्यादा होता है किससे, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा C2H5 है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा C3H कितना हो गया 6 7 8, ठीक है, C3H8 है। तो अब मेरे को ये बताओ कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं 2 कार्बन एटम है, ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन एटम है 3 है, तो ये क्या हो गया ओड हो गया हमारे 3 और 2 क्या है हमारी इवन है। तो हमें ये पता है कि जो हमारे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होता है ज़्यादा होता है। देखो इसका रीज़न भी है, इसका रीज़न क्या है, देखो आपने सॉलिड स्टेट पढ़ी होगी, तो सॉलिड स्टेट में आपने पैकिंग के बारे में पढ़ा होगा कि सिमेट्रिक पैकिंग है, कैसी पैकिंग है। तो जो इवन वाले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उस केस में क्या होता है, जो हमारी पैकिंग होती है ना वो हमारी सिमेट्रिकल पैकिंग होती है। ठीक है, तो अगर हमारी सिमेट्रिकल पैकिंग हो रही है तो मतलब गुड पैकिंग है, क्योंकि हमें पता है एक तो सिमेट्रिकल पैकिंग है एक अनसिमेट्रिकल पैकिंग है। अगर हमारी सिमेट्रिकल पैकिंग है मतलब वो पैकिंग क्या है बहुत अच्छी है, ठीक है, इसका मतलब अगर वो पैकिंग गुड है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारा ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अगर सिमेट्रिकल पैकिंग आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा कि अगर सिमेट्रिकल पैकिंग है वो अच्छी होती है और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। अब हमें जो बात करनी है वो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड करनी है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखें तो देखो बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या बोलेंगे, जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा किसका, एल्केन का, हमारा एल्कीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, किसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। तो आप यहाँ पे लिखो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास के। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा उतना ही ज़्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा CH4, यहाँ पे मैं लिखा C2H5, यहाँ पे मैंने लिखा C3H7, ठीक है, ये लिखा है मैंने। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। हमें पता है मॉलिक्यूलर मास ऐसे इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, ठीक है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा वो भी क्या होगा ये होगा, ठीक है। जितने नंबर या तो मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग लगा लो या फिर आप ये लगा लो कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे बॉइलिंग पॉइंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपको ये याद रखना है एक तो, ठीक है, एक आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, देखो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है हमारा वंडरफुल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसका रीज़न है हमारा वंडरफुल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जैसे जैसे मास इंक्रीज करता है ना तो जो ये फोर्सेस होते हैं वंडरफुल फोर्सेस ये भी हमारे इंक्रीज कर जाते हैं। अगर वंडरफुल फोर्सेस हमारे इंक्रीज कर गई तो इस केस में क्या होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ये भी आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है। देखो एक तो मॉलिक्यूल आपस में ऐसे ऐसे बैठे हैं बिल्कुल पास में, देखो सॉलिड स्टेट है, देखो ऐसे बैठे मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में क्या है मास ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप इनको बॉइल करोगे पहले इनकी अट्रैक्शन तोड़वानी पड़ेगी आपको, उसके बाद जाके ये बॉइल होंगी। तो इसलिए क्या हो गया इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत क्या होता है ज़्यादा होता है। वहीं पे अगर मैं गैस लेती हूँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ पड़े, एक मॉलिक्यूल यहाँ पड़े, एक मॉलिक्यूल यहाँ पड़े, ठीक है, इनके बीच में तो कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। फिर मैं क्या करूँगी, अगर मैं बर्नर ऑन कर देती हूँ, गैस लगाती हूँ, तो ये फटाफट क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे या कुछ भी लगा लो। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है कम होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। और सॉलिड के केस में क्या होता है, पहले तो आपको इनका ही बॉन्ड ब्रेक करवाना पड़ेगा जो एटम्स के बीच में है, उसके बाद इस जाके ये बॉइल होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है। फिर एक केस आता है कि अगर हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है वो सेम हो जाए, तो उस केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे, उस केस में हम डिसाइड करेंगे अगर हमारा मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए तो उस केस में आप डिसाइड करेंगे बॉइलिंग पॉइंट को किससे, ब्रांचिंग से। वो किसके इन्वर्सली होता है, ब्रांचिंग के। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी हमारी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। देखिए कैसे, देखो यहाँ पे मैं लिखा CH4, यहाँ पे मैं लिखा CH3, CH3, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा कार्बन CH3, एक H लगाती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखती हूँ CH3 एंड देयर CH3। अब देखो ब्रांचिंग देखनी है, मैं वैसे सिंपल नॉर्मल एग्जाम्पल लिया मैंने ब्रांचिंग का। तो देखो इस केस में 2 ब्रांचिंग है, इस केस में 1 2 3 ब्रांचिंग है, इसमें 1 2 3 4 ब्रांचिंग है। तो इस केस में क्या हमारी जो हमारी ब्रांचिंग है वो क्या हमारी ज़्यादा है। और अगर हमारी ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा
कम हो जाएगा। यहाँ से मैंने आपको बताया ब्रांचिंग ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसका रीज़न देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट को ऑर्डर लगाना होगा तो ये होगा, ठीक है। इस केस में क्या है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, सिर्फ ये मत बोलना कि इसमें मोलिकुलर मास सेम नहीं है, वो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया आपको ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन आपको अप्लाई तभी करना है ब्रांचिंग वाला केस तब आपका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो, सेम हो। इस वर्ड पे ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, इसको ये मत समझना कि मॉलिक्यूलर मास तो डिफरेंट डिफरेंट है तो आपने ऐसे कैसे बना दिया, ठीक है। तो देखो इसका रीजन समझते हैं क्या होता है। देखो ये जो ब्रांचिंग की वजह से हो रहा है, इसकी शेप देखो कैसे हो रही है ब्रांचिंग की वजह से। ब्रांचिंग की वजह से कैसा हो रहा है, स्फेरिकल शेप हो रहा है, और स्फेरिकल शेप हो रहा है ये ब्रांचिंग की वजह से। तो जो इसका सरफेस एरिया है वो क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इसका कम हो रहा है। अगर सरफेस एरिया इसका कम हो रहा है तो इसके बीच में जो वंडरवल फोर्स है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो रहा है। तो वंडरवल फोर्स कम हो गया, और अगर वंडरवल फोर्स कम हो गई तो हमें पता है ये तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बस इतनी सी थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे इसकी, और कुछ डाउट है तो हम उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।